पहला सवाल यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आजकल हर कोई लिखना जानता है, सबकी अपनी फेसबुक प्रोफाइल है, तो हर कोई कहीं ना कहीं खुद को पत्रकार समझ के बैठा है। और पत्रकार भी ऐसे ही आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें कोई गहराई नहीं है, सोशल मीडिया की चीजें ही ज्यादा होती हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पत्रकारिता में आने वाले छात्रों को या जो अभी नए नए जिन्होंने करियर शुरुआत की है उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए? और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जी। नाम जी सुशील है और मैं पहले बीबीसी में काम करता था। उससे पहले मैंने पीटीआई भाषा में काम किया है और अब मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से चीजों को देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो पत्रकारिता की वो एकदम सबसे ए क्वालिटी की पत्रकारिता थी। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, तो मैंने उन चीजों से सीखा है और इसलिए शायद मैं बात करना चाहता था कि ये एक मुद्दा है। ये सही बात है कि सब लोग लिख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। ये बेसिक डिफरेंस ये करना होगा कि पत्रकार जो है किसी संस्थान में काम करता है तो क्यों उसे इज्जत दी जाती है या क्यों उसके लिखे को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आता है, बैठता है और एक रिपोर्ट लिख देता है। वो एक आइडिया देता है, उस पर बात करते हैं चार लोग, जो कि कई बार लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं। फिर उससे जो चिंतन मनन होता है, उसके बाद वो बंदा रिपोर्ट करने जाता है, फिर वहां जो उसे मिलता है वो लेकर आता है, उसको लिखता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर उस पर बहस होती है कि भाई जो तुमने लिखा है ये जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं इससे अलग है, तो क्या तुम्हारे पास इसके प्रमाण है, बाद में कोई पूछेगा तो इतनी लेयरिंग होती है, इतनी परतें होती हैं उस रिपोर्ट को के जन्म लेने से लेके उस रिपोर्ट के एग्जीक्यूट होने तक। तो इतनी छन्नियां हैं जिससे गुजर के एक रिपोर्ट छपती है, तब जाके वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। तो हम लोग जब ये पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, हम लोग ये भूल जाते हैं कि पत्रकार जो लिख रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो कितने लेयर्स से होकर गुजरी है। तो सोशल मीडिया पे आप क्या भाई, एक आपको तो जो मन किया आपने लिख दिया। एक सवाल, तो क्या आप जो कह रहे हैं वो जो लेयरिंग का प्रोसेस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं खत्म हो गया है ना? क्योंकि अब तो बहुत क्लिक कम पे। हो गया है, जी। बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है। उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है कि ऐसा नहीं कि आज ऐसा हुआ है, ये डिजिटल जब आया था उस समय ही ये धीरे धीरे शुरू हो गया था। क्योंकि क्या हुआ, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। मैंने 1999 में, सॉरी 2000 में मैंने पहली बार एक वेबसाइट आया था, एकदम ही नया था, कोई वेबसाइट था नहीं उस समय, तो netjal.com नाम का एक वेबसाइट आया था और वो आइडिया ऐसा था कि भाई सारी भाषाओं में खबरें देंगे। तो 20 साल पहले वो आइडिया अपने आप में इतना नया था कि वो चल नहीं पाया, अच्छा। तो इतना ज्यादा नया था वो आइडिया। अच्छा, उसमें भी जब हम लोग काम करने गए, मैंने तो 4-5 दिन ही काम किया, तो वो क्या होता था कि अंग्रेजी की खबरें आपको दे दी जाती थी कि ट्रांसलेट कर दीजिए। तो वहां से तो पहले ही वो एक शुरू हो जाता है कि आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इसको। उसके बाद netjal.com के बाद वेब दुनिया, जो नई दुनिया का एक ग्रुप था, वो एक बहुत बड़ा वेंचर बना। उसी दौरान बीबीसी हिंदी का ऑनलाइन वेबसाइट शुरू हुई 99 या 2000 के आसपास। मैंने जब ज्वाइन किया था बीबीसी 2003 में, तो बिल्कुल नई थी वेबसाइट, मतलब बिल्कुल ही नया नया शुरू हो रहा था। तो बिल्कुल वेबसाइट वाज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। तो इसी तरह से जैसे बीबीसी में वेबसाइट शुरू में प्रायोरिटी नहीं थी, आज तक में जैसे वेबसाइट न्यू टीवी प्रायोरिटी है, एनडीटीवी है, कोई भी आप चैनल लेंगे तो उनकी वेबसाइट उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अखबारों की वेबसाइट भी उनकी प्रायोरिटी नहीं, अखबार प्रायोरिटी है। तो डिजिटल का जो पूरा का पूरा वेंचर 15 साल तक, मतलब 2000 से समझिए 2013-14 तक जो चला, तो प्रायोरिटी नहीं था वो कभी। प्रायोरिटी हमेशा या तो अखबार थे, या रेडियो थे, या टेलीविजन था। नहीं, अभी भी जैसे बिहार 2013 में। के बाद प्रायोरिटी में आया है। हाँ, आप जो प्रायोरिटी वाली बात कह रहे हैं, मुझे लगता है प्रभात खबर अभी भी बिहार में मतलब बहुत फेमस अखबार है बिहार झारखंड का, लेकिन उसकी वेबसाइट आप देखोगे तो आपको बहुत कमियां नजर आती हैं वहां पे। हाँ, हाँ। तो वो धीरे धीरे, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटाइज तो है नहीं। अब क्या हुआ कि 2013-14 के बाद से कई ऐसी वेबसाइट हैं जो प्रायोरिटी डिजिटल थे प्लेटफॉर्म, जैसे वायर है, स्क्रोल है, न्यूज लॉन्ड्री है, सत्याग्रह है, ललन टॉप है, बहुत सारी वेबसाइट्स आई। लेकिन क्या उन वेबसाइटों को उन कंपनियों के मालिकों ने फंडिंग दिया रिपोर्टिंग के लिए? कितने ऐसे रिपोर्टर आप जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल के लिए रिपोर्टिंग करते हैं? बहुत कम लोग हैं। विकास कोशिश कर रहे हैं, या बसंत कोशिश कर रहे हैं, या राहुल कोटियाल कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल तो भास्कर में है। तो बहुत कम रिपोर्टर ऐसे हैं जो कि हार्डकोर डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जब मान लीजिए कि कोई कर भी रहा है, तो उसके ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं? या जैसे बीबीसी में बहुत सर एक सवाल, ठीक एक ठाक लोग हैं। हार्डकोर डिजिटल जर्नलिज्म से आपका क्या मतलब, अगर आप थोड़ा इसको और विस्तार से बता सके कि। हाँ,
मैं बताता हूँ। डिजिटल जर्नलिज्म एक देखो, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जर्नलिज्म एक चीज है, ठीक है। अगर आपको रेडियो का जर्नलिज्म आता है तो आपको प्रिंट का भी जर्नलिज्म आएगा, टीवी का भी आएगा और डिजिटल का भी आएगा। लेकिन क्या होता है, सबके अपने अपने नुआंसेस होते हैं। जैसे आप प्रिंट में एक तरह से खबर लिखते हैं, लेकिन आप रेडियो में खबर वैसे नहीं लिखते, आप उसकी भाषा को और आम बोलचाल की कर देते हैं। जैसे आप तथा का यूज नहीं करेंगे रेडियो में, है ना। टीवी की बिल्कुल ही अलग स्क्रिप्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो दिख रही हैं। तो आप दिक्कत क्या है ना, टीवी के जो खराब टीवी रिपोर्टर है वो कहता है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं भाई दर्शक तो देख ही रहा है ना, तो आपको बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन जो अच्छे रिपोर्टर है वो नहीं यूज करते हैं उसका, वो अलग तरह से करते हैं। और इसका तो काफी डिजिटल, मजाक भी उड़ाया जाता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्टर नहीं मेहनत करते हैं। यही बात हृदय जोशी की रिपोर्ट में आपको क्यों नहीं दिखती है, यही बात जब रविश रिपोर्टिंग करते थे तब आपको क्यों नहीं दिख रही थी, बरखा की रिपोर्टिंग में आपको क्यों नहीं दिख रही थी। भले बरखा के संपादकीय एजेंडे पे नहीं बात करें, लेकिन एज ए टीवी रिपोर्टर शी वाज गुड। तो डिजिटल की भी अपनी एक भाषा है, डिजिटल का भी अपना एक तौर तरीका है, डिजिटल के लिखने का एक तरीका है। तो उस पर किसी ने मेहनत नहीं की है, ये ईमानदारी की बात ये है। हुआ ये कि लोगों को लगा कि भाई हम तो इस पे कुछ भी चल जाएगा, हेडिंग ऐसी लगा दो तो चल जाएगा, क्योंकि उसके लिए किसी ने डेडिकेटेड काम ही नहीं किया। जो अखबार के लोग थे उन्होंने लिखना शुरू किया, टीवी वालों ने लिखना शुरू किया। जो हम मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं डिजिटल के शुरुआती दौर का आदमी हूँ, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई इसको इसको नए तरीके से कैसे इनोवेट किया जाए, इसको कैसे लिखा जाए। तो उसमें बज़ फीड एक आया था, तो उसने बड़ा घालमेल कर दिया कि भाई बिहार चुनाव की 10 प्रमुख बातें, फलाना चीज की 4 प्रमुख बातें। तो ये उसने बहुत इतना कॉमन हो गया है नुकसान किया। डिजिटल उसने प्लेटफॉर्म पे। जिसको जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म की भाषा में कहते हैं लिस्टिंग कर दो, हाँ हाँ है ना। जी। 10 फोटो लगा दो, या एक दूसरा हो गया कि कहानी बोलना है, और मतलब मतलब कहानी लिख दो। बहुत सारी इम्पोर्टेंट डे पे भी लोग विस्तार में रिपोर्टिंग ना करके या मैं भी आ रहा हूँ उस पे, मैं भी आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो क्या हुआ कि भाई डिजिटल पे मान लीजिए आपने 5 आदमी बैठा दिए, उन्होंने आपने शुरुआत में उनको क्या बोला कि भाई जो आज तक पे या किसी जो उनका अखबार है उस पे जो खबरें आ रही उनको आप लगाते रहिए, भाई लगाते रहे, ठीक है। दूसरे दौर में क्या हुआ, क्लियर कट डिजिटल है, ठीक है, क्लियर कट डिजिटल हो तो सबको दिया कि भाई 5 लोगों से शुरू कीजिए। भाई 5 लोग आपने बैठ गए, भाई गूगल से 5 कहानी लगा दो, आज का एजेंडा क्या है, भाई आज ये खालिस्तान मूवमेंट है, ये तो उस पर बना दो कहानी। तो बनाई क्या कहानी साहब, गूगल करके आपने 5 चीजें जुटाई, किसी ने किताब पढ़ ली तो उसमें एक छोटी सी जुटा दी। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, उसने डिजिटल की गंभीरता को कहीं से भी स्थापित नहीं होने दिया। ये प्रॉब्लम है जो सबसे मेरे मेरे हिसाब से उसमें जो हम बात करते हैं लिस्टिंग का, लिस्टिंग के अलावा क्या, जो थोड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि भाई उनके जो अनुभव थे वो लिखना शुरू कर दिया कि मैं जब वहां पर था और मैं अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं इमरजेंसी में रिपोर्टिंग कर रहा था, कितने दिन तक वो चलेगा। तो क्या हुआ कि हार्डकोर रिपोर्टिंग छूट गई। तो अब देखिए डिजिटल में कब रिपोर्टिंग होती है, भाई बिहार चुनाव है तो अभी सारे लोग जाएंगे उसमें, भैया डिजिटल वाले भी जाएंगे रिपोर्टिंग करने। रिपोर्टिंग के नाम पे क्या होगा साहब, एक वीडियो बन जाएगा, 4-5 फोटो आ जाएंगे और एक लंबी चौड़ी डायरी, कोई चीज जो बेसिकली ब्लॉग का एक रूप होगा। तो ये अवधारणा बन गई। और जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे खराब चीज हुई है वो ये हुई है कि कई सारे लोग मीडिया संस्थानों में, हिंदी में खास करके, अंग्रेजी के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ, ऐसे लोग अपॉइंट हुए जो बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते थे, तो उनको अपॉइंट कर लिया गया, लगा कि भाई ये तो लिख लेंगे। अब दिक्कत क्या है कि जो सोशल मीडिया के पोस्ट बहुत अच्छे लिखता है उसको अगर हम पत्रकारिता की कसौटी पे जब कसेंगे तो वो भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग और जर्नलिज्म दो अलग अलग चीजें हैं। कहने को आप कह लीजिए कि सब एक है, लेकिन एक नहीं है। जब आप एडिटोरियल कसौटी पे उसको कसेंगे तो मामला फंसेगा, और यही हो रहा है, दिक्कत यही है। बाद बाकी तो ब्रॉडर समस्याएं तो बहुत है, लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता है, पॉलिटिक्स की या तमाम चीजों की, डिजिटल जर्नलिज्म के। हाँ, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हार्डकोर डिजिटल के लिए हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, तो आप उसको विस्तार से बताइए कि वो क्या है जो कि डिजिटल वाले नहीं कर रहे हैं, मतलब शायद उन्हें भी नहीं पता है या वो करना नहीं चाहते। हाँ, होता क्या, देखिए 2 चीजें हैं। अभी जो डिजिटल में जो लोग काम
करते हैं उनके साथ क्या होता है कि संपादक को लगता है कि भैया रिपोर्ट तो तुम लिख ही लोगे, है ना, तो तुम ना उसके साथ फोटो भी खींच लेना और ना यार एक ना वीडियो भी बना देना, जरा सा ना एक वीडियो भी बना देना। अब सोचिए कि एक आदमी रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो वो उसका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मैं कौन कौन लोगों से बात करूं, कितना बात कर लूं, उसके नोट्स ले लूं ताकि मैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकूं। नहीं, डिजिटल वाला बेचारा जाता है तो पहले तो भाई बात कर रहा है, उसको रहता है कि यार फोटो भी खींचना है मुझे, उसी में सोच रहा है कि यार वीडियो कैसे बनाऊं। तो दुर्गा माँ तो नहीं है ना रिपोर्टर, तो रिपोर्टर है ना भाई। जी, तो मतलब ये वो जो फोकस है, मल्टीटास्किंग वाला मतलब चीजें ये हम ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं भी सोचता था कि मैं मल्टीटास्क करूं और मैं बहुत अच्छा काम, ये बहुत बकवास काम है। इट डजंट लेट यू डू योर जॉब। अगर आप अच्छे रिपोर्टर है आपके लिए बहुत मुश्किल है इतनी चीजें कर पाना। तो पहले तो उसको फोकस करना होगा। दूसरा, द वे यू राइट ऑन द डिजिटल इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। तो वो जो राइटिंग, द वे दे राइट हैज टू बी डिफरेंट। मतलब वो इवॉल्व नहीं हुआ है भारत में, हिंदी में खास करके उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मेरे कहने से इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर वो तो शुरुआत तो बड़े लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे होगी ना, क्योंकि कोई भी पत्रकार हाँ, अगर कहीं नौकरी लेने जाता है तो उससे बोला जाता है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं है तो मतलब हमारे काम के नहीं है। तो बिल्कुल इसमें सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल अग्री करते हैं। मगर अगर वो तो जैसे पूछोगे ना क्या करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। लेकिन जो बेसिक है ना, जो एडिटर्स को ध्यान देना चाहिए कि भाई रिपोर्टर गया तो उसको रिपोर्टिंग पे ध्यान। मतलब मैं जानता हूं कि लोग एक हफ्ता लेके अगर रिपोर्ट करते हैं तो डेस्क पे बोला जाता है कि अरे यार एक हफ्ते में एक रिपोर्ट की, हम तो एक दिन में एक रिपोर्ट कर देते हैं। ये जो पूरी की पूरी मेंटालिटी है ना, दैट एनी रिपोर्टर कैन नॉट चेंज। इट हैज टू बी डन फ्रॉम द एडिटर्स। ऐसे नहीं होता, और अच्छी रिपोर्ट में एक हफ्ते का डिजिटल समय रूम में लगता है। ये प्रेशर होता है कि आपको एक दिन में 5 स्टोरी करनी है, कहीं कहीं पे 8 स्टोरी का टारगेट है, तो फिर उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वालिटी लेके आ बिल्कुल पाए। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये चीजें मतलब ये तो भाई देखिए, ये तो डिजिटल इंडस्ट्री को ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको क्वालिटी मिलेगी नहीं, ये सब लोग रोना रो रहे हैं ना कि यार बड़ा छिछला हो गया। छिछला किसने किया? छिछला किसने किया? पाठकों ने किया और संपादकों ने किया। रिपोर्टर ने तो नहीं किया ना यार। रिपोर्टर तो अभी भी किसी को बोलो कि भाई तुम जाओ रिपोर्टिंग करने, तो कौन नहीं जाना चाहता रिपोर्टर? जो अच्छा रिपोर्टर है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को जो नहीं जाते, लेकिन जो अच्छा रिपोर्टर है वो तो जाना ही चाहता है यार। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भारतीय, जो 12-12 14-14 घंटे अपने दफ्तर के बाद के टाइम में काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसी ने टाइम दिया रात के 10 बजे बात करने का, तो बेचारा 10 बजे रात को फोन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि उनसे जो एक्सपेक्टेशन है और उनको जो सपोर्ट है वो बहुत मिनिमल है। तुमने जहां भी काम किया, मैंने जहां भी काम किया, जी। कितनी कॉपीज आप लिख के देते हैं और उसको इम्प्रूव किया जाता है। अंग्रेजी में अभी भी होता है, अभी भी कॉपी पे काम होता है। हिंदी में कॉपी पे काम नहीं होता, डिजिटल में बिल्कुल नहीं काम होता है। क्योंकि अब देखिए, बीबीसी कर रहा हूँ, टाइपोज होते हैं। मैं तो पहले उतना नहीं पढ़ता था बीबीसी हिंदी की स्टोरीज, अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ बैठ के और मुझे बहुत दुख होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो जब स्पेलिंग मिस्टेक्स तक आप डिजिटल में जा रहे हैं जिसमें आप ऑटो करेक्ट हो जाता है सब कुछ, तो फिर कैसे चलेगा काम? और जो आप तुम बात कह रही हो कि नया लड़का क्या करे, तो ये बहुत मतलब लोग सवाल पूछते हैं कि मैं नया हूं मैं क्या करूं, मैं नया हूं मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर 22-23 साल आपकी उम्र है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सब लोग कहते रिपोर्टिंग नहीं मिलती। संपादक बैठे रहेंगे कि भैया संपादक बोलेगा कि रिपोर्ट करने जाओ तब हम रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है, दिल्ली में बसें चलती हैं, मेट्रो चलता है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप क्यों नहीं जाते हैं कोई रिपोर्ट करने वीकेंड में? मैं कह रहा हूँ 2 दिन जाके रिपोर्ट करेंगे तो महीने में कितनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे? अरे 2 रिपोर्ट आप लिख सकते हैं ना अपने से हाँ हाँ बिल्कुल। वीकेंड में जाके। रिपोर्ट लिखिए। आपका संस्थान नहीं पब्लिश करता है, आप उसको अपने किसी दोस्त को दिखाइए कि भाई तू एक बार पढ़ ले। फिर भी संस्थान पब्लिश नहीं करता है, आप अपने फेसबुक पे डालिए जैसे कि आप अच्छे रिपोर्ट लिखते हैं। ये नहीं कि बैठे और लिख मारा कुछ भी साहब। तो मैं ये कहता हूं और मैं कई यंग लोगों से कह चुका हूं कि अगर आप एक साल हर महीने एक रिपोर्ट भी लिखते हैं तो 12 रिपोर्ट आप लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 12 अच्छी रिपोर्ट कोई लड़का लिख देगा ना, या कोई लड़की लिख देगी,
तो उसको नौकरी की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ, और मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण है ऐसे, मयंक कौस्तुभ हाँ, आपने सरकार नहीं। के बारे में आपने लिखा भी था। हाँ, तो भाई प्रियंका दुबे को देखो, प्रियंका दुबे भोपाल से आई थी, हिंदी की पत्रकार थी, वो अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, अब उनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। अभी भी मैं जानता हूँ प्रियंका को, बहुत मेहनत करती है वो। चिंकी सिन्हा को देखो, चिंकी सिन्हा इतनी मेहनत है, शी लाइक मच सीनियर, मतलब मेरी उम्र की है वो, या मुझसे थोड़ी छोटी होंगी, लेकिन वो कितनी मेहनत करती है, तुम उसको देखो, उसकी रिपोर्ट्स देखो। तो ऐसा नहीं है कि लोग लेकिन मेहनत मुझे नहीं कर लगता रहे है हैं, सर, लोग जो रिडिफाइन करने मेहनत की कर कोशिश रहे हैं नहीं ना, कर रहे हैं। जो मेहनत करे, मुझे लगता है चिंकी सिन्हा, अगर आप अभी वाले फेसबुक पे पूछो तो बहुत कम लोगों को पता होगा। ब्लूटिक और वायरल पत्रकारिता वाले पत्रकार ज्यादा फेमस हैं, लोग उनको उस जानते हैं। देखिए, वो तो विडंबना हमेशा रहेगी। देखिए, वो विडंबना हमेशा रहती है कि किसी को ब्लू टिक मिल गया है और वो कोई ज्यादा फेमस है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब उस चीज को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम कितनी अच्छी रिपोर्टें करें। जैसे मान लिया मैंने बात किया, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम हमेशा लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लेता है। ये हम लोग जानते हैं कि खरगोश कछुए की लड़ाई में खरगोश हमेशा भागेगा, कछुआ धीरे धीरे ही चलेगा। और हम लोग की दिक्कत क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा ये माहौल चल रहा है ना, कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाना है, तो वो पाठक की भी प्रॉब्लम है। उसको अगर एक नुआंस रिपोर्ट देंगे ना पढ़ने, तो उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो समय नहीं लगाना चाह रहा उसमें। तो पाठक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की है कि वो समय नहीं लगाता। कैरावैन की रिपोर्ट्स इतनी हैं, कितने जर्नलिस्ट जो कैरावैन पत्रिका पढ़ते भी हैं ठीक से? बहुत नहीं कम, पढ़ते हैं लोग, मतलब सच में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि उनकी आप सीरियस रिपोर्ट बहुत लंबी होती है। हाँ, तो भाई आप, भाई तो अच्छी चीजें तो थोड़ी बड़ी होंगी ना, थोड़ी सी नीरस भी होंगी, थोड़ी सी बोझिल होंगी। तो आपको तो चाहिए नहीं साहब, लफाजी वाली कहानी चाहिए कि भाई टॉक्सिक फैमिली और श्रवण कुमार टाइप के बड़े लफ्ज चाहिए, तो वो अच्छी रिपोर्टिंग नहीं होती है। सर, मैं आप आपसे बार बता बार रहा हूँ, मैंने अच्छी 2006 में हाँ अच्छी रिपोर्टिंग बता रहा हूँ। मुझसे आप पूछे, मैंने 17 साल पत्रकारिता की, मुझसे आप पूछे आपने कितनी अच्छी रिपोर्टें की, मैं आपको 5 रिपोर्ट से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आप बार बार अच्छी रिपोर्टिंग का का जिक्र कर रहे हैं, तो जो भी दर्शक देखेंगे उनके लिए आप बताइए कि अच्छी रिपोर्ट आप किसे कह रहे हैं, मतलब कोई एक रिपोर्ट का जिक्र करके मैं बताएं, हाँ हालिया जो। मैं बताता हूँ। अच्छी रिपोर्ट, जैसे मैं अपनी बताऊंगा पहले तो, जैसे मैंने जादूगढ़ा पे रिपोर्ट की थी 2006 में, जी। ठीक है? तो मुझे अभी भी लोग मुझे उस रिपोर्ट के लिए याद करते हैं। 2008 में बॉम्बे ब्लास्ट जब हुआ था, तो मैंने रिपोर्ट की थी, लोग मुझे उसके लिए याद करते हैं। मेरी रिपोर्टों को छोड़ दीजिए, मेरी कोई कालजयी रिपोर्टें नहीं थी। अगर जो नया लड़का है, तो मैं कहता हूँ रविश की रिपोर्ट जो है, रविश की रिपोर्ट, उनका एंकरिंग नहीं, उनकी रविश की रिपोर्ट सारे यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप देखिए कि वो आदमी कितनी मेहनत करता है, वो टीवी की भाषा को समझता है, और वो जो सवाल पूछता है वो किस तरह से सवाल पूछता है। इरफान की बात हो रही थी इंटरव्यू के लिए, आप उनके इंटरव्यू देखिए कि वो हड़बड़ाते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, और कितना सुंदर बातें निकल के आती है उनके इंटरव्यू से। ये सब भी तो रिपोर्टर है ना। दिक्कत क्या है कि यंग लोग हैं, मेहनत नहीं किया है, और आप चले जाते हैं इंटरव्यू करने, तो बाइट आपने लेना शुरू कर दिया। ये तो मैंने 2 ऐसे उदाहरण दिए। प्रियंका दुबे की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, राहुल कोटियाल बहुत अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं, हृदय जोशी बहुत अच्छी रिपोर्टें करते थे टीवी पे। तो ये है या रविश, ये सब रिपोर्टें तो उपलब्ध है। बरखा दत्त की पुरानी रिपोर्टें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिपोर्टें थी। उसके अलावा आप परख नाम का एक सीरियल प्रोग्राम आता था, उसमें बहुत अच्छे रिपोर्टर थे, सब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते थे। रामदत्त त्रिपाठी क्या अयोध्या वाली रिपोर्टिंग देखिए, बाबरी मस्जिद वाली। नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, हृदय तब रिपोर्टिंग उनकी मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा। आशुतोष भारद्वाज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छी रिपोर्टें लिखा करते थे। शुभांशु खुराना म्यूजिक पे बहुत सुंदर लिखती है इंडियन एक्सप्रेस में, लोग नाम नहीं जानते क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। अब लेख लेख की बात, ये जो पूरा आइडिया ना लेख का, लेख हर आदमी के लिखने की बात नहीं है। लेख लिखने के लिए आपके पास बहुत अध्ययन होना चाहिए। आप प्रताप भानु मेहता का लेख पढ़िए, आप मुकुल केशवन का लेख पढ़िए, तो आपको लगेगा यार ये लोग एक नई दृष्टि दे रहे हैं आपको। तो ये एक अंतर होता है कि आप रिपोर्ट किसको कहते हैं या लेख किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू किसको कहते हैं। चिंकी सिन्हा ने जो दिल्ली दंगों पर रिपोर्टिंग की है, आप उसको पढ़ के देखिए, क्या कमाल की रिपोर्टिंग की उन्होंने। और लड़की है, मतलब सो कॉल्ड कहते हैं ना लड़कियां नहीं कर पाते, आप जी। उनकी रिपोर्ट पढ़िए।
तो बहुत सारे नाम है, हमको खुद खोजना, अखबारों में देखना पड़ेगा भाई क्या रिपोर्टिंग है। भाई वो जस्टिस लोया पे जो रिपोर्ट किया था, कितने लोगों को नाम याद है? निरंजन टाकले का, ब्रेक की थी ना उस आदमी ने खबर। प्रॉब्लम क्या है भारती कि लोग जो रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो अपने आप, रिपोर्टर रिपोर्ट से बड़ा होना चाहता है। तो ये स्टार वैल्यू की जो, ये जो ब्लू टिक और वायरल हो जाने का जो पूरा का पूरा आइडिया है ना, ये अपने आप को अपनी रिपोर्ट से बड़ा साबित करने की जद्दोजहद है। एंड देयर लाइज द होल प्रॉब्लम। रिपोर्टर की रिपोर्ट अगर रिपोर्टर से बड़ी नहीं है, हमें जस्टिस लोया याद है, निरंजन टाकले नहीं याद है। हाँ जी। ये खूबसूरती है रिपोर्टर की। खूबसूरती ये नहीं है कि कैरेवन याद है, कैरेवन के एडिटर कौन है, हम खोजते हैं क्योंकि हमको बड़े अच्छी रिपोर्ट कर रहा था, हमें पता है कि विनोद के जोश है। तो ये अंतर होता है रिपोर्ट का और रिपोर्टर का। मैं मैं तो अब बताता हूँ ना सोशल मीडिया पे कि मैं जादूगोड़ा का हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे जब मैं, तो मुझे कई लोग जादूगोड़ा के नाम से जानते हैं, तो मैं इस बात के लिए बहुत फक्र महसूस करता हूँ कि मैंने वो रिपोर्ट की। तो करते करते होता है, एक दिन में नहीं होता है। रवीश एक दिन में रवीश नहीं बने, रवीश हाँ, को बहुत मतलब लंबा बहुत समय लगा। सीखने की जरूरत है। आपने एक बात तो कही अभी, लोग मेहनत, आपने एक बात कही जी कि बताएं बताएं। अध्ययन करने की बहुत जरूरत है, अध्ययन की बहुत जरूरत है। हमारी बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत किताबें पढ़ना मतलब कि अच्छी पत्रकारिता की नहीं 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 निशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मतलब नहीं ये नहीं, भी बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से कोई बहुत अच्छा पत्रकार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा पत्रकार बनने के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। कि जैसे भाई अगर आपको इंडिया के रिपोर्टर हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए भारत का बेसिक इतिहास क्या है, क्या पॉलिटिक्स है, ब्रॉड उसके नुआंसेस पता होने चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके आंख, नाक, कान और मुंह खुला होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, सॉरी, मुंह बंद होना चाहिए। इसलिए क्योंकि रिपोर्टर का काम बोलना नहीं है, रिपोर्टर का काम सुनना है सुनना है। जी। तो आप जितना सुनेंगे और अपने मन को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, किसी बाइनरी में नहीं सोचेंगे राइट लेफ्ट। कि मैं जिस भी आदमी से मिलता था तो मुझे लगता था कि यार ये आदमी बड़ा अच्छा बाइट दे सकता है, क्योंकि मैं रेडियो में काम करता था, कि मैं किस कहानी में इस आदमी की बाइट यूज कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे आदमी, जो रिपोर्टर होता है ना, वो एक लेवल के बाद ना वो आदमी भी नहीं रहता, वो रिपोर्टर हो जाता है। वो हर चीज ऐसे सोचता है कि ये स्टोरी कैसे निकल सकती है, ये स्टोरी कैसे बनेगी। संपादक का काम होता है रिपोर्टर के छोटे से छोटे आइडिया को एक पर्सपेक्टिव देना, कि अच्छा ये है कि भाई वहां पे एक बांध टूट गया है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से गांव में बांध टूटना खबर नहीं हो सकती, उसको पर्सपेक्टिव कैसे देंगे कि बिहार में कितने और बांध थे जो टूट गए पिछले सालों में, क्यों टूट गए बांध। तो ये संपादक का काम होता है पर्सपेक्टिव देने का। तो पत्रकारिता ऐसे होती है, उसका एक ये स्ट्रक्चर है। दिक्कत क्या हुई है ना कि सबको लगता है कि ये पूरा का पूरा न्यूसेंस क्रिएट कर देगा कि 10 रुपए में पत्रकार बन जाइए। आप 10 रुपए में पत्रकार नहीं बन सकते हैं। आप खबर, आप अपने यहाँ जो घटित हो रहा है वो बता सकते हैं, बट दैट इज नॉट जर्नलिज्म। दैट इज यू आर शेयरिंग एन इंफॉर्मेशन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड जर्नलिज्म। तो ये पूरा का पूरा घालमेल कर दिया लोगों ने। मतलब लोग मुझे भेजते हैं यूट्यूब का कोई लिंक, ये देखिए बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है। अरे भाई नहीं, ये जर्नलिस्ट हो। यूट्यूब पे तो मुझे लगता है ज्यादातर वही चीज वायरल होती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, वहां पे हाँ वही मतलब वीडियो चलते हैं। भाई अब देखिए ना, ये चल रहा है कि विनोद कौन है, अरे भाई कोई कोई नहीं है यार, हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन वो चल रहा है साहब, उस पर क्या और होगा, उसपे कल कोई वीडियो लेख भी लिख देगा। बन चुके हैं हाँ बहुत हाँ सारे बन चुका, प्लेटफॉर्म। बन चुका। तो वो जो मार्जिन है ना, बहुत ही थिन लाइन है जर्नलिज्म और कचरे की, जो बजफीड और स्कूप उप जैसे लोगों ने शुरू कर दिया जर्नलिज्म के नाम पे। और वो पूरा का पूरा स्कूप उप जैसा कचरा ना, वो सब मेन स्ट्रीम में भी आ गया। लिस्टिंग कर दो, और फोटो लगा दो। डिजिटल का मुझे जो लगता है एक नुकसान ये भी है कि हर कोई हर पल कुछ ना कुछ सर्च करते रहता है, तो फिर वो हाँ गूगल ट्रेंड देख के जो न्यूज हाँ बनाने हाँ की कला हमारे यहाँ जो इजाद हुई है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है मुझे लगता है, क्योंकि आप कुछ देखिए, अलग हटके करते तो पढ़ते ही नहीं है। दुनिया की जो सबसे अच्छी मैगजीन है उसका नाम है न्यूयॉर्कर। ठीक है, हम्म। जब आप न्यूयॉर्कर की साइट पे जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि लोग पढ़ते नहीं उसको, लोग खूब जी। पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं। उनकी साइट पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ऐड आता है, और उसके बाद क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी आप पढ़ सकते हैं। 20-20 हजार वर्ड आप पढ़ लेंगे, आपके आंखों पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी क्लीन कॉपी लिखते हैं, आप पढ़ते चले जाएंगे।
एक के बाद एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ती हुई। डिजिटल की या किसी भी राइटिंग की मेरे हिसाब से जो खासियत होती है वो ये होती है कि आपने जो पहला पैरा लिखा है, तो पहले पैरे का आखिरी वाक्य और दूसरे पैरे का पहला वाक्य, उसमें कनेक्शन है या नहीं है। अगर कनेक्शन है तो लोग पढ़ेंगे, कनेक्शन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स डिजिटल की ये हैं कि भैया कैसे स्टोरी उतरती है। 5000 शब्द की स्टोरी कितने लोग लिख सकते हैं ऐसा कि भाई आप 5000 की 5000 पढ़ लें? बहुत कम लोग हैं ऐसा लिखने वाले। ये है स्ट्रगल डिजिटल का, कि आपको 5000 वर्ड पढ़ा लेना है शॉर्ट स्पैन के टाइम में। तो वो बहुत बड़ा, वो चैलेंजिंग काम है और लोग कर रहे हैं, जिनको करना वो कर रहे हैं। न्यूयॉर्कर करता है, आपको एक बार आदत लग जाएगी न्यूयॉर्कर की, आप बाकी कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 5 आपको बड़े उदाहरण देता हूँ। हिंदी को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेजी में भी कोई बहुत अच्छी रिपोर्टिंग अब नहीं हो रही। मैंने कुछ नाम आपको बता दिए, बट इसके अलावा लोग, एक लड़का टेलीग्राफ में काम करता है, फिरोज विंसेंट, इतना अच्छा लिखता है वो, जैसे हार्डकोर रिपोर्टर। उसको मैं बोलता हूँ तुम ब्लॉग क्यों नहीं लिखते हो, तो बोला सर मेरे को रिपोर्ट करना है, जबकि बहुत अच्छा लिखता है। तो नहीं जानते लोग उसका नाम, उसे कितनी खबरें ब्रेक की होंगी अपने टेलीग्राफ के लिए, नहीं जानते हैं नाम, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। हमको तो गूगल में जान रहे हैं ना भाई ब्लू टिक है कि नहीं है, और उसके पास ब्लू टिक नहीं है। मैंने जितने लोगों का आपको नाम बताया उसमें रेयरली लोगों के पास ब्लू टिक है, जबकि वो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं सारे के सारे लोग। जिनके पास ब्लू टिक है उनका कचरा जर्नलिज्म देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब आते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे रिपोर्टिंग के लिए मेरा जो पसंदीदा रिपोर्टर जिनकी डेथ हो गई, वो अंग्रेजी के रिपोर्टर नहीं थे, वो पोलिश भाषा में लिखते थे और उनका नाम था रिचर्ड कापुजिंस्की। तो ये भी एक मिसनोमर है कि अंग्रेजी में सब बढ़िया, ऐसा नहीं है। तो कापुजिंस्की पोलिश भाषा में लिखते थे और उन्होंने दुनिया के कई देशों से रिपोर्टिंग की। वो इंडिया में भी रहे कुछ समय, अफ्रीका से मैसिव रिपोर्टिंग उनका है, साउथ अमेरिका से रिपोर्टिंग है। और उनकी रिपोर्टें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार पत्रकारिता के कितने मजेदार एंगल हो सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इथियोपिया के एम्परर थे हिल सेलेसी। तो हिल सेलेसी का तख्ता पलट हो गया साहब, हिल सेलेसी को लोगों ने मार भगाया, जो भी हुआ। अब ये घटना हो गई जी। अब उसके घटना होने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद कापुजिंस्की पहुंचते हैं। भारत में तो घटना के 1 हफ्ते बाद कोई जाता ही नहीं है कहीं। और मैं मानता हूं कि घटना के 1 हफ्ते, मैं कह रहा हूं कि घटना के 1 हफ्ते के बाद जो जाएगा वो बेहतरीन स्टोरी करके लाएगा, लेकिन भारत में ये ऐसा सोचता नहीं है कोई। पुलिस हफ्ते भर के बाद गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर उस आदमी को खोजा जो एम्परर के छोटे छोटे काम करता था। जैसे जो एम्परर की दाढ़ी बनाता था, जो एम्परर, एक आदमी था उसमें। तो एम्परर जो है हेल सेलेसी बहुत नाटे कद के थे, तो वो उसके साथ एक आदमी चलता था कि हेल सेलेसी का जो जहाँ चेयर पे, जिस भी चेयर पे किसी भी मीटिंग में बैठते थे, तो इस आदमी का काम होता था कि हेल सेलेसी जैसे ही बैठे तो उनके नीचे तकिया डाल दे ताकि वो ऊंचे लगे। अब सोचिए कि उस आदमी का कितना इंटरेस्टिंग काम है। और वो आदमी हर, वो जब बाहर जाते थे विदेश तो भी वो जाता था साथ में, उसका काम ही तो तकिया लेके चलता था साथ में, और बैठने के ठीक पहले उसको तकिया डाल देना है सीट पे, पहले नहीं डालना है ताकि लोग ना देखें कि तकिया डाल के बैठते हैं। रसोइये से उन्होंने बात की, उन इस तरह के मतलब छोटे छोटे जिनको हमको लगता है कोई मतलब ही नहीं, इससे क्या बात करना। और पूरी की पूरी किताब है इन लोगों के इंटरव्यूज पे। अब आप सोच के देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग ये कैरिकेचर बना होगा हिल सेलेसी का। और वो ना, हमारे वो पे कुछ, पूरी की पूरी किताब लिखने के लिए वो एक दिन का इंटरव्यू भी नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा वो। हाँ, वो करीब महीना भर रहे और उन्होंने मतलब 30 या 32 लोगों से इंटरव्यू किए जी। तो। और वो हर, ऐसा भी नहीं इंटरव्यू करके और जमा कर रहे थे, वो इंटरव्यू करते थे, फाइल कर देते थे रिपोर्ट। तो हर दिन उनकी छपती थी रिपोर्ट अपना उनके पुलिस अखबार में, या जहाँ भी छपनी होती, पुलिस एजेंसी में काम करते थे। और वो बाद में इतनी वो पॉपुलर हुई, उनका लिखा इतना ज्यादा लोग पढ़ते थे कि सारी की सारी किताबें अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई हैं। अब सोचिए कि एक एक उनकी जो बहुत फेमस राइटिंग है द सॉकर वॉर्स, तो मुझे अभी नाम एग्जैक्टली नहीं याद है कौन से 2 देश थे, 2 देशों के बीच में फुटबॉल का मैच चल रहा था और उसमें खूब लड़ाई होने लगी, और इतनी ज्यादा वो फुटबॉल में जो हार गया तो उस देश ने अटैक कर दिया, तो लड़ाई, ओरिजिनल लड़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने जो रिपोर्ट शुरू की वो फुटबॉल मैच से शुरू की। किसी ने नहीं सोचा कि यार इस लड़ाई, सब लोग लड़ाई रिपोर्ट करने लगे।
और उनकी रिपोर्ट फुटबॉल मैच से शुरू होती है। तो जो कि ट्रिगर था उस पूरी लड़ाई का ट्रिगर फुटबॉल मैच था। तो वो सॉकर वॉर के नाम से बहुत फेमस किस्सा है वो। और ऐसे ही मतलब कई रिपोर्टें हैं। और वो हेरोडोटस, उनकी किताब है ट्रेवल्स विद हेरोडोटस, तो वो किताब उनको उनके एडिटर ने दी थी। हेरोडोटस ने पूरी दुनिया का इतिहास लिखा था बहुत पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो वो कहानियां लफाजी करते थे, भारत भी आए थे, भारत के बारे में लिखा कि चींटी की तरह आदमी कतार में चलते, इस तरह का कुछ लिखा था। तो वो किताब लेके चलते थे कि हेरोडोटस ने क्या देखा था चीन में और मैं क्या देख रहा हूँ। तो कंपैरेटिव चलते थे वो, सबके अपने तरीके हैं। स्वेतलाना अलेक्सेविच है, नोबेल प्राइज विनर है यार, वो रिपोर्टर है, मतलब पत्रकार थी, वो लिखती ही थी। मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं। मार्केस जर्नलिस्ट थे, लंबे समय तक जर्नलिस्ट रहे और बाद में देखिए नोबेल प्राइज विनर रहे। तो बहुत सारे काम लोग करने को रीजनल दिक्कत ये, भाषा और अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाँ यहाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश से बाहर लोग निकल के पढ़ ही नहीं रहे उनको, और शायद पता भी नहीं है। नहीं पढ़ रहे तो अब नहीं, क्योंकि लोग जानते नहीं है, जानना नहीं चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया तो दिक्कत ये है ना कि भाई आप तो भोजपुरी तक बोलना चाहते हैं, आप मगही तक नहीं बोलना चाहते हैं, संथाली और कुड़ुक और बाकी भाषाएं तो छोड़ दीजिए। जी जी। लेकिन देखिए बंगाली जो है, बंगाली तो बंगला में बात करेगा, वहां पे ज्यादा किताबें बिकती है हिंदी से। जबकि छोटा है ना भाई, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया से तो छोटा है ना। उसमें देखिए सब वहाँ के, जब वहाँ का जो बुक फेयर लगता है तो उसमें देखिए किताबें कितनी खरीदी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा पाठकों की भी दिक्कत है हिंदी में। और अंग्रेजी में एक और किताब मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, अभी लेकिन नाम भूल गया हूँ राइटर का। इन किताब का नाम है हिरोशिमा। उस किताब की खासियत खासियत क्या है कि अमेरिकी रिपोर्टर है, वो गए और उन्होंने, हिरोशिमा में बम गिर चुका था, बम गिरने के बाद गए वो कुछ समय के बाद, और उन्होंने 6 लोगों से बातचीत की जो लोग उस हिरोशिमा की बमबारी में बच गए थे। ठीक है। जी जी। अब उन्होंने क्या किया कि उनके साथ लंबा एक इंटरव्यू किया और पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया कि साहब ये आदमी, रिपोर्ट ऐसे लिखी है कि फला आदमी अपने घर से निकले ये काम करने के लिए और उनका ये बैकग्राउंड था और इतने बजे वो यहाँ पर वॉक कर रहे थे जब फटा। तो 6 रिपोर्ट ये हो गई कि भाई वो आदमी कौन था, उस वक्त जब बम फटा तब वो क्या कर रहा था। एक पूरा का पूरा ये चंक है, समझिए कि एक आदमी का रिपोर्ट 3,000 का, तो 18,000 शब्दों का एक चंक हो गया। उसके बाद बम फटने के बाद क्या हुआ इन 6 लोगों का। जी तीसरा पार्ट है कि 6 लोग जब बम फट गया, जब ये अस्पताल में थे या कहीं भी थे, उसके बाद अब वो जीवन को कैसे देखते हैं। तो समझिए कि 18,000, मतलब मैं एक बहुत खराब एस्टिमेट में बता रहा हूँ, 20,000 60,000 शब्द की, समझिए कि पूरी की पूरी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट 60,000 शब्दों की, वो 3-4 महीने लगा के लिखी गई। और वो किताब बाद में किताब के रूप में हिरोशिमा नाम से, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1940s में जब वो किताब आई थी, उसके बाद से पहली बार जर्नलिज्म में फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव की शुरुआत हुई कि एक आदमी की कहानी के जरिए हम बड़ी कहानी कह सकते हैं। तो अब ये चीजें जब अंग्रेजी में लोग ये सब पढ़ते हैं तो इसलिए अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। हिंदी में नहीं पढ़ता है कोई, तो नहीं, अब ठीक है, नहीं नहीं। हिंदी में देखिए ना, हम लोग तो, अब आप लोग तो बोलेंगे, रविवार नाम की पत्रिका निकलती थी, उसमें ओरिजिनल हिंदी की रिपोर्टिंग होती थी। उसमें सारे जो बड़े दिग्गज आप नाम सुनते हैं, उदयन शर्मा, एसपी सिंह, राजीव शुक्ला, राजेश रपड़े, तमाम लोग उसमें काम करते थे। सब ओरिजिनल हिंदी रिपोर्टिंग होती थी, कोई अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होता था। बंद हो गया 90s में उदारीकरण के बाद। नवभारत टाइम्स जो अब, मतलब अब ना हिंदी अंग्रेजी मिक्स होती है, एक समय में वो हिंदी की बेहतरीन का बहुत अच्छा अखबार था। जनसत्ता की रिपोर्टें मैं जानता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ राजेश जोशी के साथ, तो बताते हैं कि भाई वो हिंदी की क्राइम रिपोर्टें, जनसत्ता की क्राइम रिपोर्टें इंडियन एक्सप्रेस वाले ट्रांसलेट करते थे। ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर तो सब 90s बदल गया कैसे। 90s के टाइम जब ऐसी चीजें होती थी, फिर अभी तो जबकि लोग हिंदी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अब क्यों वो गैप कैसे आ गया? मतलब अब हिंदी की क्योंकि पत्रकारिता का क्योंकि नाम खराब है क्योंकि लोग। क्योंकि हिंदी ज्ञान की भाषा रही नहीं, हिंदी अस्मिता की भाषा हो गई, जी है ना। जैसे अभी देखिए वो रिपोर्ट पे बवाल चल रहा है ना, तो भाई आप बात करेंगे कि लेख में ये गड़बड़ियां हैं, लेख में जो है बात गड़बड़ है। मान लीजिए कि कोई किसी ने लेख लिखा कि भाई
सुशांत वाले मामले में कि बिहार में टॉक्सिक परिवार हैं आदि आदि। लेख पे बात करेंगे ना, आलोचना क्या हो रही है, ये बिहारी अस्मिता का सवाल है, बिहार के बारे में कोई ऐसा कैसे लिख दिया। तो ये डाइवर्जेंस हैं जो सोशल मीडिया ने डाइवर्जेंस पैदा किए हैं। अगर हम लेख पे रहेंगे तो लेखिका को भी दिक्कत नहीं होगी और वो भी आगे बेहतर कर पाएंगी। लेकिन जब ये डाइवर्जेंस करेंगे तो हिंदी के साथ वही हुआ है कि डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा हो गए कि साहब हिंदी, हम तो हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी करेंगे। आप हिंदी में ज्ञान का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आप आप दिखावा कर रहे हैं। हिंदी में आप दिखावा करेंगे हम हिंदी बोलते हैं। आप अच्छी रिपोर्टें लिखेंगे तो लोग खुद आपको जानेंगे। रवीश कुमार अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं यार, जी, हिंदी में और वो तो लिखते हैं मन ना। से भी बोलते हैं कितने कि टीवी के फिर और कितने पत्रकार ऐसे हैं जो टीवी में, तो रवीश अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग उनके जितना ब्लॉग लिखते हैं? नहीं लिखता है कोई। मैं तो हजारों लोगों को जानता हूँ जो कि कुछ भी नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं दफ्तर में, फिर भी कुछ नहीं लिखते। तो ये मतलब ब्रॉडली हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे हैं। बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बहुत लोगों के बारे में हमें नहीं पता है। छोटे छोटे शहरों में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए विष्णु है, ठीक है ना, तो यंग लड़का चला गया बिहार मिल चला रहा है बिहार में, ठीक है। तो कहने को कोई कह सकता है कि यार बेकारी है ना, लेकिन भाई गया मेहनत कर रहा है ना, स्टैब्लिश करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। तो हमारे जैसा आदमी देखता है तो हम कहते हैं कि यार विष्णु ये वाली रिपोर्ट ना खराब थी इसमें, तो भाई वो हमसे लड़ता नहीं, हाँ भैया इसको ठीक करते हैं। तो धीरे धीरे लोग ऐसे ही करते करते एक अनुभव गैदर होता है, फिर लगता है कि अब ये नहीं चलाना, हमको ऐसे चलाना है। तो चीजें ऐसे ही बनती हैं, हवा में ब्लू टिक से नहीं बनती है चीजें। ये आपने अभी एक चीज कही कि कहने पे चीजें करेक्ट की जाती है, तो ये जो ट्रोलिंग वाली चीजें है कि अगर मान लीजिए किसी पत्रकार ने कुछ लिख भी दिया तो उसको कहने का भी एक तरीका होना चाहिए, तो लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो उससे कैसे निपटना चाहिए? लोग कैसे बताएं एक रिपोर्टर को अवधार कि तुमने खराब लिखा है? हाँ, एक अवधारणा होती थी पहले, भूल सुधार। तो हिंदू ने शुरू किया था, गार्डियन ने भी शुरू किया था, गार्डियन का पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता। हिंदू ने शुरू किया था कि हर दिन वो अखबार में हम्म। जो भी गलतियां उनकी अखबार में आज जो गलतियां उन्होंने की जो छप गई हैं, तो दूसरे दिन वो एक पूरा कॉलम छापते थे कि भाई हमारा ये स्पेलिंग मिस्टेक था ही, तो पूरा का पूरा छापते थे। और उसको लोग बहुत खूब पढ़ते थे, लोग पसंद करते किया करते थे कि यार ये बड़ा मजेदार है, ठीक है। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो ऐसा तो नहीं कि हमारी रिपोर्ट में गलतियां नहीं होती थी, गलतियां होती थी। लोग क्या करते, पोलाइटली बता देते कि यार सुशील ये गलती थी तुम्हारी रिपोर्ट में, आगे से ध्यान रखना। तो क्या होता है, बता देते हैं तो लोग ना ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम्म। हमारे यहाँ मतलब बीबीसी में भी और पीटीआई में भी मैंने ये महसूस किया कि जो अच्छी बात थी कि हमेशा कहा जाता था कि छोटी से छोटी बात तुम्हारे जहन में आए, डाउट हो तो हाथ खड़ा करो और पूछ लो। जैसे दिक्कत होती है क्या कि भाई भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो आपको नेचुरली प्रधानमंत्री का नाम याद आता है, आप लिख देते हैं। हम्म। तो पीटीआई में सिखाया गया कि भाई हाथ खड़ा करके पूछ लो भारत का प्रधानमंत्री कौन है। हम लोग तो पूछ, मैं अभी भी पूछ लेता हूँ, लेकिन यंग जो जनरेशन है उसको लगता है कि यार मतलब मैं क्यों पूछूं, मतलब मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो वो जो एटीट्यूड है ना, वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको जज करते हैं कि अच्छा तुमको ये भी नहीं पता। नहीं आता, हाँ। तो ये दोनों एक गड़बड़, तो ये दोनों गड़बड़ है। दूसरी जो सोशल मीडिया ने जो सबसे खराब, ये जो स्क्रीनशॉट लेने की जो प्रथा चल पड़ी है ना, कि जी। किसी ने कोई गलती की तो स्क्रीनशॉट लगा दो। और उसके अभी बाद ट्रोलिंग शुरू। परसों मुझे परसों मुझे किसी ने भेजा कि देखिए बीबीसी ने 9 अगस्त की जगह 8 अगस्त लिख दिया। तो मैंने कहा भाई वहां भी इंसान काम करता है, तुम प्यार से बता दोगे तो ठीक हो जाएंगी। और हमने किया है, मतलब मैं तो मतलब हर दिन मैं 5 गलतियां अपने दफ्तर में आज भी करते हैं लोग, मैं खुद भेजता हूँ और ठीक होती हैं गलतियां। तो ऐसा डिजिटल में ये मान लेना कि भाई यहाँ पे सब रोबोट हैं, कोई गलती नहीं करेगा, उसका मजाक उड़ाना, ये तो बहुत ही वाहियात है। और ये ना सब कुछ अटेंशन सीकिंग जो प्रॉब्लम है ना सोशल मीडिया की, वो है। अभी जैसे कि एक रिपोर्ट, अब जो बात हो रही थी रिपोर्ट की, भाई रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये समस्याएं हैं। तो अगर अखबार का जमाना होता तो क्या होता कि संपादक के नाम चिट्ठी लिखते लोग कि जी। सर ये, और एक नहीं दो तीन कई चिट्ठियां लिखी जाती हैं। ऐसा अभी कोई बता रहा था कि 2005 में भी ऐसी एक रिपोर्ट हिंदू में आई थी कि भाई बिहार के लोग चोर डकैत हैं। तो बिहार में पूरा मूवमेंट चला और 1000 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हिंदू में, तो हिंदू ने कहा कि हाँ भाई ये रिपोर्ट ठीक नहीं थी। तो ये एक बहुत ही सभ्य तरीका होता है जो भारत में लोग इसको मतलब भूल चुके हैं। मतलब अभी ट्विटर पे मैंने 2-3 चीजें लिखी कमेंट में, मैंने नाम भी नहीं लिखा किसी का, हम्म। और
उसमें पढ़े लिखे लोग आके बोल रहे हैं कि लेखक का अनुभव अपना को। मैंने कहा मुझे लेखक से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो लेख के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये लेख जनरलाइजेशन है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बहुत मुश्किल होता है उसको, एक डिबेट को कहीं पे जब आप लिख रहे हैं डिबेट को एक 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 चीज में बांधना कि भाई अपने को लेख पे डिस्कशन करना है।